Dear viewers, welcome to the new initiative of this channel. In this series, we will be discussing the previous year preliminary question papers of UPSC. We are using a methodology to analyze a particular question in three dimensions. First, linkage with current affairs. Second is the directly what is the concept involved, and third is the use of IT. Use of IT. What is IT? For this particular discussion, I have devised it as a intelligent tukka. Okay, yes, there can be a blind tukka and there can be an intelligent tukka also. So the use of IT, if you don't know a particular concept, but still if you can go for a correct answer, so that is known that is the use of IT, and intelligent guess or anything, but I am calling it intelligent tukka. Okay. So I am Rahul Singer and I'll be taking the history section of this series. In this series, we are going to focus on a crisp and informative analysis, and if you feel that you need a detailed video on a particular concept, then let us know through the comment box below. We'll come up with a lucid, crisp and comprehensive video to cover that concept as per UPSC demand. So feel free to comment and let's begin history series with UPSC 2019 question paper. So this is your paper and we are starting with the booklet series A. Let's move to the first question, and the first question is of major differences during the Mughal India period. The keywords are the differences between the Jamidar and the Jagirdar. Okay, so now focus on the statement ki what is Jagirdar and what is Jamidar. So if you see in the Mughal period, especially during the Akbar time, because during the Akbar time it was a well settled dynasty. Okay, so उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो टेरिटरी थी, टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट. फर्स्ट इज नोन एज द खलीसा एंड सेकेंड इज जागीर. ओके, एंड दिस खलीसा, इससे जो रेवेन्यू आता था ये कहाँ जाता था? ये जाता था इंपीरियल ट्रेजरी में. और ये जो जागीर था, ये इससे जो रेवेन्यू आता था वो जाता था आपको जागीरदार के पास में. ओके, अब ये जो जागीर है इसके डिफरेंट टाइप थे. जैसे जो जागीर है, अगर हम इसे देखेंगे तो इसमें कई तरीके की जागीर होती थी. ओके, सो फर्स्ट जागीर इज तनख्वाह जागीर, सेकेंड इज वतन जागीर, थर्ड इज मशरुत, फोर्थ इज इनाम जागीर. ओके, वतन जो जागीर होती थी ये जनरली किसको मिलती थी? जमींदार्स को. एंड जो तनख्वाह थी ये किसकी थी? मनसबदार को. ठीक है, तो ये जो है, अब तनख्वाह का मतलब क्या होता है? जनरली सैलरी. सो ये जो जागीर दी जाती थी मनसबदार्स को, उनको ये जो जागीर दी जाती थी, दिस वाज इन द ल्यू ऑफ सैलरी. ओके, एंड एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कभी भी जो जागीर दी जा रही है वहाँ पे लैंड ऑफर नहीं की जाती थी कि आपको लैंड ही दे दी गई है. लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ठीक है, दैट वी कैन सी हियर कि लैंड से जो जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसे जागीरदार के पास में जा रहा है. ओके, करेक्ट. जो मशरूत था ये स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए दिया जाता था विद सम कंडीशंस. जो इनाम था, दिस वाज लाइक इनाम, जैसे इनाम दिया जाता है प्राइस की तरह दिया जाता था. तो इसमें कुछ भी आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती थी. दिस वाज लाइक इनाम, कि आपको इनाम मिल गया, इसके बदले आपको जो आपका एम्परर है उसके लिए कोई सर्विस देने के लिए नीड नहीं है. बट जो जमींदार्स थे, जैसे ये मनसबदार जो थे, ये आपका क्या था? मिलिट्री वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे. जो जमींदार थे ये आपका लोकल रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. एंड इसके साथ साथ में क्या होता था कि जो आपका जुडिशियल हो गया, ओके, और आपका जुडिशियल पुलिस, क्लियर है, जुडिशियल एंड पुलिस. ओके, इस तरीके की ड्यूटीज़ क्या करते थे ये लोग? परफॉर्म करते थे. तो दिस वाज द मेजर कॉन्सेप्ट. इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं था ये कि द मनसबदारी सिस्टम और द जागीरदारी या फेसी से डिवाइड होकर जमींदारी, ये सिस्टम जो थे ये पहले से भी चले आ रहे थे. प्लस ये कभी भी इंडियन इनोवेशन नहीं था. ये हमेशा जो अकबर जो वगैरह है, जो आपका पर्शिया जो हो गया, अरेबिया जो हो गया, वहाँ से वो लोग लेकर आ रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था उसी को लेकर आए थे. इसके पहले अगर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत में जो सिस्टम था, डैट इज़ नोन एज द इक्तादारी सिस्टम.
ठीक है। एंड वहाँ पर भी जो इकता था वो इसी तरीके से था, जागीर टाइप का ही था। एंड उससे जो रेवेन्यू मिलता था, जो सरप्लस मिलता था, वो किसको दिया जाता था, जो वहाँ पे उसको मैनेज कर रहे होते थे, ठीक है। एंड दोज वर नोन एज द इक्तादार। अगर आप बाबर के टाइम पे देखोगे तो बाबर के टाइम पे क्या था, इसी तरीके के कुछ सिस्टम था जिसको हम बोलते थे वजदार, ठीक है। एंड वज का मतलब क्या होता है, रेन्यूमरेशन। वज मीनिंग इज द रेन्यूमरेशन, ओके। अब जो ये जमींदार को जो जागीर मिलती थी, ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर आप फीचर्स देखोगे इसके, तो यहाँ पे जो जमींदार को जो मिल रही है, इसके फीचर्स क्या हैं, दिस वाज ओके। सो जो जमींदार को जो आपको मिल रही है उसके कुछ फीचर्स हैं, दिस वाज नॉन ट्रांसफरेबल। एंड नॉन ट्रांसफरेबल है तो क्या है, ये हेरिडिटरी है। और अगर आप मनसबदारी में देखोगे जो जागीरदार को जो मिल रही है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है, ओके। एंड दिस इज नॉट हेरिडिटरी, नॉट हेरिडिटरी, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन, ठीक है। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। जुडिशियल पुलिस ड्यूटीज किसकी थी, जमींदार की थी जनरली। वेयर इज जमींदार वर होल्डर्स ऑफ द रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी देन रेवेन्यू कलेक्शन। हमने देखा कि नहीं, इसके अलावा उन्हें जुडिशियल एंड पुलिस जो ड्यूटी थी वो परफॉर्म करनी पड़ती थी, ओके। दे हैव टू परफॉर्म दैट जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडेटरी। हमने देखा है, वी हैव डिस्कस कि जो आपका इसका है जमींदार का है वो हेरिडेटरी है और जो आपका जागीरदार का है वो हेरिडेटरी नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी द 1 नॉर 2, ओके। सो अब मुझे आप बताइएगा कि मनसबदारी कॉन्सेप्ट में पैबागी का मतलब क्या होता है। जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैबागी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड रिफॉर्म जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कोई करंट अफेयर्स इन्वॉल्व था या फिर आपका, लेकिन यहाँ पे हम आईटी को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है लैंड रिफॉर्म का, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पता हो। अब आप लॉजिकली भी अगर सोचोगे, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में भी अगर आप सोचोगे तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या रहा है मेजर, जो अगर आप देखोगे उसमें क्या रहा होगा कि जो मेजर जो थी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स क्या थी, एब्सेंटीज लैंड ओनरशिप, ओके। एब्सेंटी लैंड ओनरशिप, ओके। इसके बाद क्या देखोगे, एक्सप्लॉइटेशन होता था टीनमेंट का, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन था। इसके अलावा क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ओके। एंड टाइनी एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, लैक ऑफ एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस टू एग्रीकल्चर, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। और इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जेसी कुमारप्पा कमेटी, ओके। और ये किससे रिलेटेड थी, एग्रेरियन रिफॉर्म से, एग्रेरियन रिफॉर्म। ये जो कमेटी बनाई, इसने जो 1949 में जो रिपोर्ट सबमिट की, उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपके लैंड रिफॉर्म्स वगैरह स्टार्ट हुए। ऑब्वियसली एग्रेरियन रिफॉर्म इज अ एम्ब्रेला टर्म एंड लैंड रिफॉर्म उसके अंडर में आएगा। एग्रेरियन रिफॉर्म में बाकी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। इसमें केवल ऐसा नहीं था कि केवल लैंड के बारे में बातें की थी, इसके अलावा भी बात करेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है। इसके अलावा और भी इरीगेशन या ये सब चीज़ों पर भी क्या करेंगे, ये बात करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इन सब पे भी बात होगी, ठीक है। अब जब लैंड रिफॉर्म करोगे तो लैंड रिफॉर्म में प्रॉब्लम क्या था कि कंसंट्रेटेड थी, लैंड वॉज कंसंट्रेटेड। और ये आपको वैसे भी पता होगा कि हाँ जमींदार होते थे बड़ी बड़े। अभी हमने जमींदार थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट देखा, तो जमींदार क्या है, उनके पास लैंड है। जो आपका जमींदारी जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, आपका बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पर जमींदारी सिस्टम किया था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जमींदार या परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, 1793 में जो कॉर्नवालिस ने जो स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, जमींदार के पास में लैंड चली गई और लैंड जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, कंसंट्रेट हो गई। तो जब भी इसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें इंडिविजुअल उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो लैंड मिलती थी वो किसी जमींदार को मिलती थी, किसी फैमिली को नहीं मिलती थी, यानी कि लैंड किसी इंडिविजुअल के नाम पर है। तो जब गवर्नमेंट जब रूल बनाएगी तो वो क्या बनाएगी कि जो इंडिविजुअल होल्डिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ओके, नॉट द फैमिली होल्डिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका लिखा है यहाँ पे करेक्ट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फैमिली होल्डिंग पे फोकस नहीं, फोकस किस पे है, इंडिविजुअल पे, तो दिस इज इनकरेक्ट।
प्लस जब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कभी भी कोई पॉलिसी जब बनती है, जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपने जो अपना टारगेट, जो आपका जो स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर है लैंडलेस, जिसके पास आपको लैंड नहीं है। तो अगर उसको आपको लैंड देना है देन आपको सारे, उसमें नहीं होगा कि लैंडलेस है उनके अपने आप में, हमने पूरे जो इंडिया है पूरे इंडिया में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि पूरे इंडिया में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट होता, बट दिस इज हियर नॉट एब्सोल्यूट एंड दिस इज द यूज ऑफ आईटी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट इज ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट में हमें हटाना नहीं है क्योंकि ऑल लैंडलेस ए पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहा है। ओके, तो दिस कुड बी करेक्ट, बट बिफोर मेकिंग इट करेक्ट let's move to the third statement. It resulted in the cultivation of the cash crops and the predominant form of the cultivation. अगर आप लैंड रिफॉर्म करते हो तो आपने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी, मान लीजिए 100 एकड़ थी किसी के पास में और आपने क्या किया उसके बाद में, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू 100 पीपल, ओके, और सबके पास क्या क्या आ गई, 1 एकड़ आ गई, लेट्स से, ओके। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कैश क्रॉप करनी है, बाकी करनी है, तो आपको इरीगेशन चाहिए होगा, यू नीड इरीगेशन, यू नीड सीड्स, ओके, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, देन ठीक है उसके बाद ही आपको कल्टीवेशन क्रॉस हो। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इट डजंट रिजल्टेड इनटू द कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप्स। अगर वो होता तो आज के टाइम पे भी इंडिया में कैश क्रॉप कम नहीं होता, ठीक है। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो सीलिंग एग्जम्पशन टू द सीलिंग, नो लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स। अब जो लैंड सब्जेक्ट है, जो लैंड इज अ सब्जेक्ट, ये किसका, स्टेट सब्जेक्ट है। लैंड अगर आप देखोगे तो किस में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। अब अगर ये स्टेट सब्जेक्ट में आ रहा है तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे, एंड इसलिए देयर विल बी अ चांस है। यहाँ पे जब नो एग्जम्पशन लिखा है कि नो एग्जम्पशन टू द सेलिंग, यानी दिस इज एन एब्सोल्यूट टर्म, एंड यहाँ पर क्या होगा कि स्टेट अलग अलग है, तो हो सकता है कि किसी स्टेट में लैंड रिफॉर्म में परमिटेड नो एग्जम्पशन, बट इन सम स्टेट देयर शुड बी अ एग्जम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड यू हैव टू गो विद द आंसर बी। एंड अगर आप देखोगे तो जो मेजर जो आपका ड्रॉबैक था लैंड रिफॉर्म का, वो ड्रॉबैक ही यही था कि जो इंडिविजुअल होल्डिंग था उस पर जब आपने फोकस किया एंड फैमिली होल्डिंग पे आपने फोकस नहीं किया, तो व्हाट जमींदार्स डिड इज दे ट्रांसफर देयर लैंड टू देयर फैमिली मेम्बर्स, ओके, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफर कर दिया। तो ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे तो अगर किसी के पास 100 एकड़ थी एंड सीलिंग लिमिट 10 एकर्स की है, तो उसने क्या किया, 9 एकड़ करके उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। सो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, दिस इज नॉट ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑफ चार्टर एक्ट 1813। अब अगर आप चार्टर एक्ट 1813 दे रहे हो, इसको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं, जस्ट कमेंट इट कि इसको चार्टर क्यों बोलते हैं, कमेंट करो, मुझे बताओ कि इसको चार्टर एक्ट क्यों बोल रहे हैं। और इसके पहले जो 1773 का एक्ट आया था उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोलते थे, एंड आफ्टर 1858 हम सारे एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं। डू कमेंट एंड लेट मी नो, ओके। सो चार्टर एक्ट अगर 1813 आप देखोगे तो 1813 के अगर देखोगे तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था ब्रिटिश पोजेशन, ओके, ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है। अब जब ये ब्रिटिश पोजेशन वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, एंड यहाँ पर क्या होगी, ब्रिटिश सॉवरेनिटी होगी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है दैट विल बी सॉवरेन, एंड इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, दिस शुड बी करेक्ट, ओके। और ब्रिटिश अगर कभी ऐसा आ जाए यूपीएससी में कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वर्ड पहली बार फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, सो उसका आंसर क्या होगा, दैट आंसर विल बी ऑफ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ओके, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अलावा 1813 में और क्या किया था, 1813 में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसकी जो मोनोपोली थी ट्रेड पे वो एंड कर दी थी, एक्सेप्ट चाइना एंड टी ट्रेड, ठीक है। ये दो आपको किया था क्योंकि ये दोनों कब रिमूव करेंगे, ये 1833 में रिमूव करेंगे, दिस विल बी रिमूव्ड इन 1833 एक्ट, ओके, क्लियर है। और 1784 जब हम एक्ट की बात कर रहे थे तो 1784 में क्या हुआ था, इसको भी अगर आप यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक डुअल गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे, फर्स्ट इज बीओसी एंड सेकंड इज सीओटी। तो बी फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कौन करेगा, जो ऊपर है, कंट्रोल कौन करेगा, यानी कि बोर्ड, और बी से इसको याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो बी फॉर ब्रिटेन, ठीक है,
ये ब्रिटेन को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कोर्ट है सी फॉर कंपनी, इस तरीके से इसको याद रखना ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, ब्रिटिश कंपनी। और जब यहाँ पे कंट्रोल वर्ड आया तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया था। अगर आप प्लासी टू पार्टीशन देखोगे, शेखर बंदोपाध्याय की देखोगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या मैनेज कर रहा था, वो किसको किसको कंट्रोल कर रहा था, सिविल अफेयर को, मिलिट्री अफेयर को एंड रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू का जो कंट्रोल करना स्टार्ट किया वो कब स्टार्ट कर दिया था आपका, वो 1784 में ही स्टार्ट कर दिया था। कॉमर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, 1833 में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे पूरी तरीके से ट्रेड उसकी ख़त्म कर दी थी। 1813 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सॉवर्निटी वर्ड यूज़ किया था पहली बार। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था कि इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर यू नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट कि हाँ एक्चुअल में हर पर्टिकुलर एक्ट में आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली यूपीएससी के हिसाब से। सो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, ठीक है। अब ये हमने देख लिया है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये कब का है आपका 1784। सो आंसर क्या हो गया आपका 1 and 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब अगर आप स्वदेशी मूवमेंट देखोगे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये क्या हुआ, बंगाल पार्टीशन हुआ। जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो बंगाल पार्टीशन का जो रिजल्ट आया, जो रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन किस में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट में। और स्वदेशी मूवमेंट आपका ये आपका 1905 का है। स्वदेशी मूवमेंट आप मान लो कि 1906 में स्टार्ट हुआ है। और 1906 में जो स्टार्ट हुआ है तो इसके दो मेजर वो थे डायमेंशन, एक कंस्ट्रक्टिव था और एक एक्सट्रीमिस्ट था। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या हो गया, हड़ताल करना, ठीक है, या फिर आपको जो क्लॉथ है, ठीक है, तो बर्निंग द फॉरेन क्लॉथ, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ये सब चीज़ें उन्होंने बर्न करना स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्टिव में देखोगे तो जितना भी आपको इंडिजीनियस जो आपका क्राफ्ट्स वगैरह था इसको आप करना, आपको नई कंपनीज इस्टेब्लिश करना। जैसे यहाँ पर ही इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्रफुल्ल चंद पीसी रे, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनका न्यूज़ अभी अब अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, सो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, हाइड्रोक्सो क्लोरोक्वीन, ये आपका इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बंगाल फार्मास्यूटिकल, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई पीसी रे इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल। ओके, और इन्होंने ही सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इन्वेंट किया था, ठीक है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जैसे अभी हम जिसके लिए आपका जो ट्रम्प है उन्होंने क्या किया था, आपने रिक्वेस्ट की थी आपके पीएम से कि आप हमें ये पर्टिकुलर मेडिसिन दो। ओके, किसके लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए। और ये आपने उस टाइम पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप किस पे फोकस कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव जो पार्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव पार्ट में स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी, यानी कि सारी चीज़ें स्वदेशी होनी चाहिए। तो आपकी जो एजुकेशन होगी वो भी क्या होनी चाहिए, स्वदेशी होनी चाहिए। जैसे 1813 के एक्ट में आपको 1 लाख रुपये दिया था, 1 लाख रुपीज़ हैज़ बीन गिवन टू प्रोपोगेट द एजुकेशन। उसके बाद आप देखोगे 1813 से लेकर 1833 के बीच में डिबेट चलती रही एंग्लिश वर्सेज ओरिएंटलिस्ट की एजुकेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए। फाइनली 1833 में जब आपका लॉर्ड मैकॉले आते हैं और जब मैकॉले मिनट आता है, ठीक है, 1835 में, तो इंग्लिश वाला हो जाता है कि जो एजुकेशन होगी वो किस में होगी, इंग्लिश में होनी चाहिए। ओके, या यूरोपियन जो एजुकेशन है उस पर प्रेफर करेंगे। जब स्वदेशी आप करोगे तो स्वदेशी में क्या करोगे, नेशनल एजुकेशन पर फोकस करोगे। सो बोथ आर करेक्ट, आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, अब कमेंट बॉक्स में मुझे आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में ये लिख के बताओ कि पहली बार स्वदेशी वर्ड कहाँ पर और किसने यूज़ किया था। ओके, फर्स्ट टाइम स्वदेशी वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में, आप मेरे को बताओ कमेंट करके। एंड सेकंड, मेरे को आप ये सर्च करके बताओ, पढ़ के बताओ कि स्वदेशी वर्ड कांग्रेस ने कब पहली बार ऑफिशियली यूज़ किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, दिस इज ऑल्सो नोन एज द हरिजन सेवक संघ। और अगर आप, मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हरिजन सेवक संघ, तो आपको पता है कि दिस इज ऑफ महात्मा गांधी एंड दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1932। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, आफ्टर रामजे मैकडोनल्ड अवार्ड, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, क्योंकि इसमें विद इन हिंदू कम्युनिटी को भी क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। ओके, तो ये आपका आया था रामजे मैकडोनल्ड। इसका अपोज में है वो अपना जो महात्मा गांधी है, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड इसके बाद अंबेडकर और महात्मा गांधी इनमें एग्रीमेंट हुआ था। फाइनली कांग्रेस लीडर्स और अंबेडकर ने
एक पूना पैक्ट साइन किया एंड उस पर ये हुआ कि जितनी सीट्स आपको 19 जो एक्ट था, ठीक है, जितनी सीट्स आपको वहाँ पे मिल रही थी 71 सीट्स उस टाइम पे दिया गई थी। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की गई थी वहाँ पे 71 सीट्स ऑफर की गई थी आपका एससी कम्युनिटी को। तो यहाँ पर जब एग्रीमेंट हुआ था पूना पैक्ट में तो यहाँ पे 148 सीट्स ऑफर की गई थी, ठीक है। फिर देखो आप ऑल इंडिया किसान सभा, दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1936, जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही उनको उसको इस्टेब्लिश किया था। इसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, एनजी रंगा, नंबूरी पाद, ये सब लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन स्वामी सहजानंद जो थे वो थे पाइनियर थे इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो आपका मैनिफेस्टो आया था इसका ऑल इंडिया किसान सभा का, वो 1937 में आया था आफ्टर 1 ईयर। और ऑल इंडिया जो किसान सभा है दिस वाज नॉट लाइक वन डे इवेंट। अगर आप देखोगे तो 1920 से ही यूपी किसान सभा ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद बिहार और ये सब चीज़ें जो किसान सभा थी ये सब इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो वही सब कल्मिनेट होकर आपका क्या हुआ, ऑल इंडिया किसान सभा फाइनली 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये आपका ईवी रामास्वामी नायकर का ही है। ये इनको और क्या बोलते हैं हम, पेरियार। तो आंसर क्या हुआ, 1, 1, 2 एंड 3। Now moving to the next question. Next question is about which one of the following is not a हड़प्पन साइट। ओके, चहुदारो, इसमें जो आपको डाउट हो सकता था वो डाउट हो सकता था आपको सोहागुड़ा एंड देशालपुर। कोड दीजिए, आपको पता है ये कहाँ पर, अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। चहुदारो जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, बीट्स फैक्ट्री के लिए, बीट्स फैक्ट्री के लिए। देशालपुर इज ऑल्सो इन गुजरात। जो सोहागुड़ा है, सोहागुड़ा इज़ अ कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट। ओके, इसे बोलते हैं दिस इज़ अ प्री अशोकन कॉपर प्लेट। एंड यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, फेमाइन के बारे में मेंशन्ड है। ओके, उसके पहले जो फेमाइन वगैरह आया था उसके बारे में यहाँ पे क्या है, मेंशन्ड है। ओके, क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ रान्यो अशोक मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, ठीक है। तो आप इसका जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि दिस एक ही केवल आपका स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक है जो अवेलेबल है इंडिया में फ़िलहाल जो मिला है। एंड वो कहाँ पर है, वो आपका कंगनहल्ली में है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको ना भी पता हो सो कैन वी गो विद द इंटेलिजेंट गेस। तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट गेस से आप प्रॉपर तो आंसर थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल हम जब डिस्कशन कर रहे थे क्लास में तो हमने एक बार बताया था कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन द क्लास, देन आई हैव टोल्ड कि जनरली जो अशोका नाम जो यूज़ हुआ है इंस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पर भी, वो जनरली कहाँ पर हुआ है, साउथ में यूज़ हुआ है। और जितना भी नॉर्थ साइड है वहाँ पर जितने भी इंस्क्रिप्शन है या जो है वहाँ पर क्या नाम याद हुआ है, देवम प्रियम, और दिस इज प्रियदर्शी, देवम प्रियम प्रियदर्शी। ओके, तो ये नाम यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जब आए, जब जेम्स प्रिंसेप जब यहाँ पे गए साउथ में जब गए तब उनको नाम मिला, जैसे मास्की इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, जो मास्की इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे उन्हें अशोक नाम मिला। तब उन्होंने कनेक्ट किया कि अशोक एंड देवम प्रियम या प्रियदर्शी जो है वो एक ही है। जेम्स प्रिंसेप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ओके, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था। इवन द खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट आर ऑल्सो नोन एज द सिस्टर स्क्रिप्ट। ओके, इन जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं अशोक के, तो अगर आप इंडिया में आओगे तो जनरली क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। जैसे ही आप पाकिस्तान साइड में जाओगे तो वहाँ पे स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, आपकी खरोष्टी हो जाएगी। आंसर क्या है इसका, कंगनहल्ली। अब ये जो कंगनहल्ली साइट है ये कहाँ पर है, दिस इज़ इन सन्नती, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये देख के बताओ कि सन्नती अभी अक्टूबर 2019 में क्यों न्यूज़ में था, और क्या है ये बुद्धिस्ट साइट है या जैन साइट है, ये किस तरीके की साइट है, ये मुझे आप बताओ, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द बुद्धा। ओके, ठीक है। सो ये जो पूछ रहा है ये किसके बारे में पूछ रहा है, स्पेसिफिकली महायान बुद्धिज़्म के बारे में पूछ रहा है। अब अगर आप बुद्धिज़्म को डिवाइड करोगे, ओके, इफ़ यू विल डिवाइड द बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक थेरवादा या इसी को हम बोलते हैं हीनयाना, ओके। देन द सेकेंड इज महायान बुद्धिज़्म एंड द थर्ड इज थर्ड इज
वज्रयान बुद्धिज्म। ओके, तो थर्ड इज वज्रयान बुद्धिज्म। तो जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन हमारा महायान बुद्धिज्म पे है, तो इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस डेफिकेशन का मतलब यहाँ पे जो है वो आप ये समझ लो कि जो बुद्ध को है वो उसको किसकी तरह लिया है, गॉड की तरह लिया है। ठीक है, तो ये थेरवादा है। थेरवादा इसको इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये आपका ओल्ड स्कूल है। ठीक है, दिस इज अप ओल्ड स्कूल। एंड इस टाइम पे जो आपको बुद्ध को जो लिया है वो बुद्ध को किसकी तरह लिया है, ह्यूमन फिगर की तरह। ठीक है, कि एक ह्यूमन बीइंग थे। ठीक है, अब जब यहाँ पर थे तो इन्होंने क्या किया कि ये बुद्ध की रियल टीचिंग पे हैं। और जब बुद्ध की रियल टीचिंग पे है तो बुद्ध ने जितने भी एफर्ट किए थे निर्वाणा के लिए वो क्या किसी की हेल्प से किए थे, नहीं, वो इन्होंने कैसे किए थे, सिंगल हैंडेड एफर्ट था। तो यहाँ पे भी सिंगल हैंडेड एफर्ट की बात होती है। ठीक है, सिंगल हैंडेड एफर्ट की। और जब आप सिंगल हैंडेड एफर्ट करोगे, जितना भी आपके बुद्ध की जो भी टीचिंग्स वगैरह थी, जितनी भी थी आपकी अष्टांगिक मार्ग वगैरह, जब आप फॉलो करोगे, जब आप जितना भी फॉलो करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, निर्वाणा मिलेगा। और जो निर्वाणा मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे, अरहत। और जब ये बुद्ध की फॉलोइंग पे है तो बुद्ध किसी भी तरीके से इमेज वर्शिप या इस पर बिलीव नहीं करते थे। ओके, तो जब इस पर नहीं करते तो और यहाँ पे भी इमेज वर्शिप नहीं होगी। बट दिस प्रैक्टिस इज टफ। बुद्ध जो थे, आपको पता है कि बुद्ध ने जो निर्वाणा अटेंड किया था, निर्वाणा के उसमें निरंजना जो रिवर थी उस पर जो अटेन किया था जब उन्होंने निर्वाणा, तो वो भी बहुत टफ कंडीशंस में अटेन किया था। तो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज़ टफ। और जब ये प्रैक्टिस ही टफ है तो इसको क्या होगा कि जितने भी ट्रेडर्स वगैरह हैं या फिर जो कोई फैमिली वाला है तो वो तो एनलाइटनमेंट कभी ले नहीं पाएगा। तो इसी के ही काउंटर में आएगा आपका महायाना बुद्धिज़्म। एंड वहाँ पर बुद्ध को किस तरीके से देखेंगे, गॉड। और जब आप गॉड के कहीं पर आ जाता है तो ऑब्वियसली उसकी क्या होती हैं, प्रेयर होती है। और फिर उसकी इमेज वर्शिप, रिचुअल्स, ये सब आपका स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपका स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट आएगा बोधिसत्वा का। कॉन्सेप्ट किसका है, बोधिसत्वा का। एंड ये जो बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अरहत तो खुद निर्वाणा अटेन कर लेता है, लेकिन बोधिसत्वा निर्वाणा अटेन नहीं करता है, डिले कर देता है निर्वाणा। एंड ये फिर बाकी लोगों को क्या करता है, गाइड करता है टू अटेन द एनलाइटनमेंट। और जब ये एनलाइटनमेंट अटेन करने के लिए बात कह रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इसमें एक ही व्हीकल में कई सारे लोग एनलाइटनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे किसको मिल रहा है, सिंगल को। एंड यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज महायान। ठीक है, एंड महायान का मतलब क्या हुआ, ग्रेट व्हीकल। और अगर आप इसका देखोगे हीनयान, तो मतलब इन लोगों ने क्या कह दिया थेरवादा बुद्धिज्म को, दिस इज़ लेसर व्हीकल। और जो वज्रयान है फिर वो महायाना से ही निकलेगा आपका वज्रयान। और इसमें क्या है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आप इंडिया में मैप देखोगे तो ये जो सदर्न साइड है या फिर जितना भी इस तरफ वाला जो साइड है आपका, बर्मा, म्यांमार ये जो साइड हो गया या श्रीलंका वाला हो गया, यहाँ पर आपका जनरली क्या है, यहाँ पर आपका है हीनयान। और जितना भी आपका चाइना वगैरह जितना साइड है वहाँ पर आपका क्या है, महायान। और ये जो जितना आपका तिब्बत वाला जो साइड है उसमें जनरली क्या है आपका, वो है आपका बचा हुआ, दैट इज़ वज्रयान। ठीक है, अजंता। अब मुझे आप ये बताओ कमेंट करके कि कहाँ पर अजंता या एलोरा, कहाँ पर आपका बुद्धिज़्म का जो तीनों पार्ट हैं, जो आपका हो गया हीनयान, महायान एंड वज्रयान, तो वज्रयान की इमेजेस या स्कल्पचर कहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर नहीं मिले, और हीनयान और महायान के कहाँ पर मिले। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताओ। और इसको एक चीज़ और याद रखना कि ये जो डिवीज़न हुआ था बेसिकली हीनयान एंड महायान का, ये क्या हुआ था आपका 4th काउंसिल में हुआ था, कनिष्क के टाइम के। ठीक है, ये बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई है 1st, 2nd, 3rd, आपको ऐसे याद रखना है। ए का मतलब क्या हो गया आपका, ए। तो फर्स्ट ए जो है वो आपका क्या हो गया, अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, एंड फिर क्या है आपका कनिष्क। ठीक है, तो ये 4th काउंसिल है। और अगर आप देखोगे 4th काउंसिल में यहाँ पे आपका हीनयान एंड महायान में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। ये आपका कहाँ पर हुई थी काउंसिल, कश्मीर में, कश्मीर की हारवान मोनेस्ट्री है वहाँ पर। ओके, क्लियर है। अब मूविंग, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो अब आप देख लो डेफिकेशन महायान का पार्ट है कि नहीं है। ट्रेडिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बोधिसत्वा हमने डिस्कस किया, बोधिसत्वा। फिर इमेज वर्शिप एंड रिचुअल है, तो आंसर क्या हो गया 1, 2 एंड 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विष्ठी। एंड विष्ठी जो है वो आपको किसकी बात कर रहा है, वो आपको बात कर रहा है फोर्स्ड लेबर की। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है आपको, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होता है, जहाँ पर
आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेमेंट की जाए, क्योंकि फोर्स लेबर जो होता था वो काइंड ऑफ टैक्स कलेक्शन था, ठीक है। वो काइंड ऑफ क्या था, टैक्स कलेक्शन। जब टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो फिर हम आपको पे क्यों करेंगे, ठीक है। लाइक आज के टाइम पे जब आप टैक्स देते हो तो ठीक है, आपने जो किया उसके लिए आपको पेमेंट थोड़ी ना मिलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब जो फोर्स लेबर था वो टाइप ऑफ क्या था, एक टैक्स कलेक्शन था, तो इसके लिए भी आपको पे नहीं मिलेगी। इट्स क्वाइट लॉजिकल, ओके, ठीक है। तो ये जो फोर्स लेबर है ये आपको कौन लेता था, या तो स्टेट ले सकता है, या फिर आपको प्रोविंशियल जो गवर्नर था वो ले सकता था, या फिर आपको क्या हुआ, जो लोकल जो चीफ होते थे वो भी इंट्रोड्यूस करते थे ये, ठीक है। अब और ये सारी चीज़ें कहाँ, जो गुप्ता का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन वगैरह है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है, टैक्स के जो टाइप है वो मेंशन है वहाँ पे, गुप्ता का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे वो मेंशन है। इसके अलावा एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो आप देखोगे रुद्रदमन का है जो, ठीक है, किसका है वो, रुद्रदमन का है। वहाँ पे मेंशन है कि जिस तरीके का सिमिलर टैक्स आपका मध्य प्रदेश और काठियावाड़ जो रीजन है, ठीक है। जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ पर है, एग्जैक्टली गुजरात, ठीक है। तो आपका वहाँ पर जो मध्य प्रदेश और जो ये आपका काठियावाड़ जो रीजन है यहाँ पर आपका टोटली एब्सेंट नहीं था। वे फिर अगेन क्या है, ये एब्सलूट हो गया, एब्सलूट हो गया, तो दिस हैव टू बी रिमूव। दे फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस। अगर फोर्स लेबर है, टाइप ऑफ टैक्स है, तो ऑटोमेटिक ये वेजेस नहीं मिलेंगे। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट टू द फोर्स लेबर। ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि एल्डेस्ट सन ही को ही दिया जाएगा। विस्टी कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी वन, नॉट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एल्डेस्ट सन ओनली, ओके। आंसर क्या होगा इसका, वन ओनली। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स for the state, a sort of the tax paid by the people, okay. Moving to the next question. Next question is about 11 and this is a simple question. कल्याण मंडप के बारे में पूछा था कि कहाँ पर है। कल्याण मंडप अगर आप देखोगे तो ये विजयनगर आर्किटेक्चर का एक जो सबसे यूनिक जो फीचर है वो आपका है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप जो है उसको कई बार हम मैरिज हॉल की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। विजयनगर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आपको है, विजयनगर किसने स्टैब्लिश किया था, तो वो आपको याद रखना है कि हरिहर एंड बुक्का ने स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा जो विजयनगर जो आपका है वो विजयनगर आर्किटेक्चर जो है वहाँ पर आपको विजय विठला एक टेम्पल है, ओके, विजय विठल टेम्पल। एंड यहाँ पे क्या मिले आपको, यहाँ पे 56 पिलर्स हैं, ठीक है, जिससे म्यूज़िक आता है सारे गामा। यस, अगर आप उसे टैप करोगे तो आपका म्यूज़िक क्या आएगा, सारे गामा आएगा। एंड दिस इज़ नोन एज द म्यूज़िकल पिलर, ठीक है। तो यूपीएससी ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, आई थिंक इन 2000 समथिंग 2005-06 में कभी क्वेश्चन ये पूछा है, और ये वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो याद रखना कि 56 पिलर्स ये होगा। अब जब आपने सारे गामा म्यूज़िकल पिलर्स के बारे में जान लिया है, तो नाउ यू टेल मी वन थिंग इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक फ्लूट है, स्कल्पचर है फ्लूट की, ठीक है, एंड वहाँ पे उसको टैप करने पे सारे गामा आता है, ठीक है। एंड दिस वाज इन न्यूज़ ऑल्सो। मैं इसलिए आपको जानने को कह रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, न्यूज़ में है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये कहाँ पर है ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। आप मेरे को बताओ कि कहाँ पर ऐसी, आप इसको सर्च करना कि ये फ्लूट है जहाँ पे सारे गामा म्यूज़िक आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन द रेवेन्यू। आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल के टाइम पे। जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो एकता सिस्टम था, ठीक है, वो एकता सिस्टम सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस। मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी सिस्टम एंशियंट इंडिजिनस नहीं था, ये सारे सिस्टम क्या आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। In the revenue administration of the Delhi Sultanate, the in charge of the revenue collection was known as the आमिल। This is correct। आमिल जो होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ही इंचार्ज था, ठीक है। अब जो मीर बख्शी था, तो जो हम मनसबदारी जो देख रहे थे, मनसबदारी को जो जागीरदार, जब उनको जागीर मिलती थी, तो जो जागीर मिलती थी इसके ऊपर देखने के लिए कि उसको कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आपके जो जागीर है, जब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फार्मर से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो फार्मर से कलेक्ट कर रहे हैं या बाकी जो भी और भी जो रेवेन्यू है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जागीर में जो भी जितने भी रेवेन्यू होते हैं, टाइप ऑफ रेवेन्यू, तो वो जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो जो जागीरदार हैं दे आर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देयर इज़ अ एक्सप्लॉइटेशन। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या था, वो जो आपका मीर बख्शी था, ठीक है, एक तो आमिल उन पर नज़र रखता था,
ठीक है। और सेकेंडली क्या था, ये यहाँ दिल्ली सल्तनत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आगे भी क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। और जो मीर बख्शी है आपका, ठीक है, तो ये जो मीर बख्शी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मीर बख्शी क्या है कि इनको जो पेमेंट जो होता था कि किसको क्या असाइन करना है क्या नहीं करना है, तो ये जो मिलिट्री जो पे डिपार्टमेंट था उसका क्या था, ये इंचार्ज था। ओके, सो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री सिस्टम, ठीक है। मीर बख्शी ऑन द अदर हैंड वॉज अ मुगल हाई ऑफिस इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स। ये आपको याद रखना है, और ये सारी चीज़ें आपको सतीश चंद्रा जो आपको एनसीईआरटी है वहाँ पे मेंशन्ड है। सो इफ़ यू विल गो थ्रू यू विल नो द आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर इज 1 only. Okay, now moving to the next question, and next question is about consider the following statement, ठीक है। अब ये किसके बारे में बोल रहा है, सेंट निम्बार्का के बारे में पूछ रहा है, एंड कंटेम्प्रेरी टू द अकबर। अब अगर आप फिलॉसफी देखोगे इंडिया में कि जो फिलॉसफी सिस्टम है उसमें एक है जो वेदांता को अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स स्कूल, एंड जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो आपके हो गए अनऑर्थोडॉक्स। ओके, वेदांता का कॉन्सेप्ट होता है, ये याद रखना, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स में गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, फिलॉसफी के टर्म में। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म जैसे हो गया, आपका चारवाक हो गया, एंड आपका जितने भी हो गया, आपका कपालिका हो गया, जीविकाज हो गया, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और जब आपका ऑर्थोडॉक्स अगर आप देखोगे तो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं 6 स्कूल्स हैं। ओके, एंड इन 6 स्कूल्स में एक पर्टिकुलर स्कूल है दैट इज़ वेदांता, ठीक है। आपको वेदांता स्कूल है, इसके अलावा कौन से हैं, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, ठीक है, मीमांसा है एंड योग है, ठीक है। ये आपके 5 ये हो गए, एंड 6 क्या आपका वेदांता। तो ये जो वेदांता है, विद इन द वेदांता देर आर डिवीजन, एंड दिस इज फर्स्ट इज शंकराचार्य, सेकेंड इज रामानुज, थर्ड इज मध्वाचार्य, फोर्थ इज निम्बार्का, एंड द फिफ्थ इज वल्लभाचार्य, ठीक है। फिफ्थ इज वल्लभाचार्य। इनकी जो फिलॉसफी है उसको हम बोलते हैं क्या, अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैत। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विशिष्ट अद्वैत आ जाएगा, इधर यहाँ पे देखोगे तो द्वैतवाद आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, द्वैत भी आएगा, अद्वैत भी आएगा, एंड यहाँ पर जो है वो है आपका शुद्ध अद्वैत। ओके, दिस इज शुद्ध अद्वैत। तो इनका जो टाइम पीरियड है, ओके, द टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो इनका 8th सेंचुरी है, ठीक है। इनका अगर टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो क्या है, रामानुज का, ठीक है। तो अगर आप रामानुज का टाइम पीरियड देखोगे तो दिस इज 11th 12th, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा, 13 14 आएगा। एंड निम्बार्का का जो टाइम पीरियड है दिस इज डिबेटेड, निम्बार्का का जो टाइम पीरियड है दिस इज डिबेटेड, एंड जो ये डिबेटेड टाइम पीरियड है इसमें कुछ लोग बोलते हैं 7th सेंचुरी, एंड सम बिलीव कि ये जो एक्चुअल में जो पीरियड है वो क्या है आपका 12 एंड 13th, ठीक है। ये जो पीरियड है वो क्या है आपका 12 एंड 13th, एंड जो वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य का जो पीरियड है वो क्या है आपका 15 एंड 16। एनीवे ईदर इट्स 7th सेंचुरी और द 12th एंड 13th सेंचुरी। वी नो दैट अकबर का जो पीरियड है वो आपका क्या है 16th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर वो 16th सेंचुरी तो नियर बाई कहीं पर भी नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट सेंट कबीर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि सेंट कबीर जो है इनको 550 ईयर होता। अगर आप करंट अफेयर से देखोगे तो 550 ईयर्स हो गए थे, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको 550 ईयर्स हुए थे 2019 में। तो ये पूछा गया शेख अहमद सरहिंदी जो है वो एक्चुअल में नक्शबंदी सिलसिला एक है, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला। उसके जो इंडिया में सबसे फेमस जो सूफी थे वो क्या कौन थे आपके, शेख अहमद सरहिंदी। एंड जो नक्शबंदी सिलसिला है ये बिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। अगर ऑर्थोडॉक्स है, कबीर के बारे में आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, प्लस कबीर का जो पीरियड है वो आपका है 15th सेंचुरी, ओके। और जो नक्शबंदी जो है इनका पीरियड जो है वो आपका 16-17 सेंचुरी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक है पूरी सेंचुरी का क्या है इसमें डिफरेंस है, तो 16-17 सेंचुरी जो हो गया, एंड वो आपका क्या हो गया 15 सेंचुरी के आसपास हो गए। तो आप अगर देखोगे तो शेख संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई शेख अहमद सरहिंदी, दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबल कंडीशन, ओके, क्योंकि ये इससे नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी समझ लो आप कि जनरली जब भी कंटेम्प्रेरी की बात होती है तो जैसे यहाँ पे बात किया था, तो यूपीएससी हमेशा 200 ईयर्स 100 ईयर्स 300 ईयर्स का क्या रखती है, गैप रखती है, ताकि यू इजीली गेस इट। सो आपको बस जनरली क्या याद रखना है, पीरियड्स याद रखने की, हाँ ये लगभग इस पीरियड का है, दिस इज ऑफ दिस पीरियड, ओके। एंड दिस कैन बी आस्क्ड राइट नाउ। अगर आज के टाइम पे करंट अफेयर्स आप देखोगे तो मुझे कमेंट करके बताओ हु इज़ वेदांत देसिकन, वेदांत देसिकन, ओके। यहाँ पे मैं इसलिए बार बार आपको कमेंट्स और इसके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू आप पढ़ोगे और आपको करंट अफेयर्स पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट है इस बार। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन रामानुज पे कुछ आ जाए या इस तरीके से लिंक होता हुआ आ जाए। मेरे को वेदांत देसिकन के बारे में आप कमेंट करके बताओ। फिर देखो इसका आंसर फिर क्या हो गया, नीदर 1 नॉर 2। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट
ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया, एंड इसके में 3 अलग अलग जो आपके स्टेटमेंट है, तीनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंट पीरियड के भी स्टेटमेंट हैं, ठीक है, ईयर्स वाइज अगर आप देखोगे तो। इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है, तो अभी एक तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि यहाँ ये किस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया था, 1 2 1 3 2 एंड 3 1 2 3, इसका मतलब कोई एक स्टेटमेंट हो सकता है या तो गलत या तो तीनों सही होंगे, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, otherwise there should be a one incorrect and we have to find that one particular this is that is looking extreme, उसको सबसे पहले आपको हटाना होता है। अगर आपको नहीं भी पता है किसी चीज़ के बारे में देन चूज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब महात्मा गांधी जब आए थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी शुरुआत से ही अपोज में नहीं थे। इवन उन्होंने बोर वॉर जो हुआ था, आपका जुलू वॉर हुआ था, इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने हेल्प की थी, किसको, ब्रिटिशर्स को हेल्प की थी। उन्होंने एम्बुलेंस जो उन्होंने कॉर्पोरेशन बनाया था उसमें जाकर उन्होंने हेल्प किया था वहाँ के जो भी वॉर इफेक्टेड जो लोग थे, एंड इसके लिए उन्हें केसरी हिंद भी दिया गया था, एंड जितने भी बोर एंड जुरू जो मेडल्स थे वो भी प्रोवाइड किए गए थे। केसरी हिंद जो मेडल था वो उन्होंने कब रिटर्न किया था वापस, जब खिलाफत इशू हुआ था, ठीक है। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम में ये इन्फॉर्मेशन गलत है, दिस इज़ अ फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो केसरी हिंद जो उन्होंने रिटर्न किया था वो जलियांवाला बाग पे किया था। दैट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वाई दैट इज इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो आपका जलियांवाला हुआ है वो 1919 में हुआ है, और जो इन्होंने रिटर्न किया है वो आपका 1 अगस्त 1920 को रिटर्न किया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर डिफरेंस। उस टाइम पे खिलाफत का जो इशू था वो आपका फोर फ्रंट पे आ गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने रिटर्न किया था। और जलियांवाला पे अगर किसी ने कुछ रिटर्न किया था तो वो थे आपके शंकरन नायर, जिसकी वजह से आपको उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन किया था जुलाई में, एंड दैट्स वाई हंटर कमेटी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, हंटर कमेटी आई थी। एंड आपको कमेंट करके ये बताना है कि हंटर कमेटी का रियल नेम क्या है, ठीक है। हंटर कमेटी को जो है उसमें रियल नेम क्या करते थे और उसमें कोई इंडियन मेंबर्स थे कि नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लॉर्ड ट्रांसफर जो वॉर कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ही डिड सपोर्ट, इवन ही रिक्रूटेड सम ऑफ द पर्सन फॉर वर्ल्ड वॉर 1 फॉर ब्रिटेन, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। नाउ अगर ना भी ये पता हो तो नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द ब्रिटिश महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर। तो व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर, इसके पहले अगर आप देखोगे जितनी भी कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की जो भी कॉलोनीज थी वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम एक्टिवेटेड था, ओके। अब स्लेवरी सिस्टम को रिमूव किया गया 1833 के एक्ट से, है ना। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट, एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका ये टू वे जब होगा कि जब आप कमेंट करोगे या पढ़ोगे इसको लेके ना तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। एंड अगर क्लियरिटी नहीं है तो हमें बताना कमेंट बॉक्स में, विल कम अप विद अ वीडियो। 1833 एक्ट अगर आप देखोगे तो 1833 किया, एंड यहाँ पर जब इसको एबॉलिश किया, स्लेवरी सिस्टम को जब एबॉलिश किया तो यहाँ पर एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, दैट इज़ इंडेंचर्ड लेबर्स, ठीक है, या इन्हें हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बॉन्ड भरा जाता था, ठीक है, और उस तरह में कई चीज़ें ऑफर की। इंडेंचर क्या, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग थे जो कॉलोनीज के थे उन्होंने मना कर दिया आने से, तो इसके बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक नया सिस्टम इंडेंचर्ड लेबर वाला स्टार्ट हुआ। और इंडेंचर्ड लेबर में क्या हुआ कि फिजी, मॉरिशस, मलेशिया, युगांडा, ये सब जितनी भी कंडीशन यहाँ पे थी, यहाँ पर इंडिया से लोग जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपका शुगर केन के जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनके लिए या बाकी चीज़ों को करने के लिए क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था। एंड वो लेबर जो है वो कहाँ से आता था, वो इंडिया से लेकर जाते थे, और कुछ कंडीशंस में लेके जाते थे बॉन्डेड की, हाँ वहाँ पे आपको रहने के लिए घर मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपको थ्योरेटिकली बोली जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, देयर आर सम सोर्सेज विच सजेस्ट कि कई बार आपका विलेज एरिया से लोगों को लेकर आते थे, एंड किस लिए, जस्ट फॉर कि हम आपको कैलकटा ले जा रहे हैं, एंड कैलकटा के बाद में वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। उसके बाद उन्हें कहाँ पे ले जाते थे, या तो फिजी ले गए, या मॉरिशस ले गए, या मलेशिया ले गए। एंड दैट्स वाई यू कैन सी कि इंडिया के बहुत सारे जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो इस एरिया में आज भी हैं। यहाँ तक कि मॉरिशस के जो आपको जो हेड वगैरह हैं वो भी कौन थे, आपके इंडियन ओरिजिन के थे, जो आपको कुछ टाइम पहले क्या आपके किस में आए थे, आपके 26 जैन को भी आए थे। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होता है वहाँ पर भी आए थे, ठीक है। सो महात्मा गांधी, तो ये जो इंडेंचर्ड लेबर है ये आपका कब से स्टार्ट हुआ, 1834 से स्टार्ट हुआ, एंड फाइनली ये 1917 में खत्म हुआ। एंड महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू द एबॉलिशन सिस्टम ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर, जो आपको साउथ अफ्रीका में भी जो लोग थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ, एबॉलिश हुआ। तो दिस इज करेक्ट।
थर्ड स्टेटमेंट देखें हम, कॉन्सिक्वेंस अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनी। दिस इज करेक्ट। कि क्या हुआ कि जब अपना 12 मार्च को जब आपका सॉल्ट जो सत्याग्रह है वो जब स्टार्ट होता है, तो सॉल्ट सत्याग्रह जब आपका स्टार्ट हुआ तो इसके बाद जब वो दांडी पहुँचे वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बनाया, तो वहाँ पे तो इरविन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पे गांधी ने आपको बोला कि गांधी कि अब वो जब आपको धरसाना जो है, जो आपकी सॉल्ट जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे वो जाएंगे और वो ब्रेक करेंगे, ठीक है, वो जो फैक्ट्रीज हैं उसको। तब उसके बाद फिर इरविन ने उसी जो कुछ 1-2 दिन बाद ही उसके बाद क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। एंड गांधी जी को जब अरेस्ट किया तो धरसाना में गांधी जी ने लीड नहीं किया था। गांधी जी ने जो अपना सक्सेसर बनाया था लीड करने के लिए वो था अब्बास तैयब जी, लेकिन इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जो लीड किया वो सरोजनी नायडू को बनाया गया था, सरोजनी नायडू ने लीड किया अलॉन्ग विद गांधीज सन। ओके, एंड लेट मी नो कि हु वॉज द सन, वेदर ही वॉज देवदास जिन्होंने लीड किया था या फिर मनीलाल या फिर कोई और, ठीक है, किसने लीड किया था सरोजनी नायडू के साथ में, क्योंकि इसके पहले बाकी जितने भी लीडर्स थे आपके जवाहरलाल नेहरू वगैरह जितने भी थे उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और जब अरेस्ट कर लिया गया था साथ में, क्योंकि ये इन्होंने लॉ ब्रेक किया था तो इसलिए आईएनसी को क्या कर दिया गया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और ये स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि 1929 में दिसंबर में जो लाहौर सेशन हुआ था वहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। एंड वहीं पर गांधी ने बोला था कि मेरी 11 डिमांड्स हैं, इन 11 डिमांड्स को अगर इरविन 1 महीने के अंदर विद इन अ मंथ आप अगर कंप्लीट करते हो, आप इसे पूरा करते हो तो, या फिर इस पर बाद डिस्कशन होता है, देन इट्स ओके, अदरवाइज आफ्टर 1 मंथ विल स्टार्ट द सीडीएम। एंड दैट्स वाई मार्च में आपका सीडीएम स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके बाद फिर आपकी आरटीसी होती है, आरटीसी में आपकी कांग्रेस पार्ट नहीं लेती है, लेकिन जब आरटीसी में कांग्रेस पार्ट नहीं लिया तो फिर वो उसको फेल माना जाता है। दैट्स वाई फर्स्ट आरटीसी इज कंसिडर्ड एज अ फेल्ड आरटीसी, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब पूरी हिस्ट्री है। ये एक डिफरेंट लेक्चर ही बन सकता है 1927 से लेकर 1932 के इवेंट तक, क्योंकि आपका फर्स्ट आरटीसी होगी उसमें भी पार्ट नहीं लेगा। फिर आपका जनवरी में इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिलीज़ करने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर वापस से गांधी इरविन पैक्ट होगा। गांधी इरविन पैक्ट के बाद कराची सेशन होगा। इसके बाद फाइनली सितंबर अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो वापस से सेकेंड आरटीसी होगा। सेकेंड आरटीसी में गांधी जी पार्ट लेंगे। एंड गांधी जी पार्ट लेंगे तो वहाँ पे फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड होगा, तो फिर गांधी जी वापस आ जाएंगे। एंड वापस आने के बाद सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आंसर इसका क्या होगा, 1 और 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, ये क्यों पूछा गया आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये आपको 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1918 में ये आपको इस्टेब्लिश हुआ था, 100 ईयर्स इसको हुए थे। एंड ये क्या हुआ था कि जब एमसीआर रिफॉर्म आए थे तो एमसीआर रिफॉर्म को बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया था, बिकॉज इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपोज किया था। एंड जो लिबरल थे लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने सपोर्ट किया था। जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सपोर्ट किया तो उन्होंने बनाया एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, या दिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। एंड उसी के बाद में प्रेसिडेंट बने थे आपके सर तेज बहादुर सप्रू। इसमें जयकर हो गए, आपके श्रीनिवासन शास्त्री हो गए, इसके अलावा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा, ये लोग भी इसके क्या थे, पार्ट थे। केसी नियोगी अगर आप देखोगे, ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ओके, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और पीसी जोशी अगर आप देखोगे, ही वॉज वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया फ्रॉम 1935 टू 47। तो ये आपको याद रखने, तो ये आप अगर देखोगे तो तीनों ही क्या है, आपको करेक्ट है। आंसर आपका क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि करंट अफेयर्स अगर हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे आईटी नहीं लग सकता। हर जगह पे इंटेलिजेंट तुक्का नहीं लग सकता। जहाँ पे लग सकता है वहाँ पे हम गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पे लग सकता था, आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है तो देन यू कैन चूज़ कि हाँ सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड सेकंड इनकरेक्ट हुआ तो बाकी 1, 3 चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मियाँ तानसेन। विद रेफरेंस टू द मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मियाँ तानसेन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। एंड जो मियाँ तानसेन है, ठीक है, तो जो मियाँ तानसेन है तो ऐसा नहीं था कि जो तानसेन अकबर तानसेन जो टाइटल है वो उनके पास पहले से था। इनका जो रियल नाम था वो नाम था आपका राम तनु, ठीक है, या इन्हें कई बार क्या बोलते थे, तन्ना। इनके जो गुरु थे वो थे आपके स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास गुरु थे इनके। एंड जो
ये जो यहाँ पर थे आपको, जो तानसेन का जो टाइटल इनको ये दिया था आपको विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने जो टाइटल दिया था। एंड तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन इन द दरबार ऑफ द राजा रामचंद्र ऑफ बांधवगढ़ या फिर रेवा, रेवा के जो आपके राजा थे वहाँ पर भी आपके ये क्या थे, कोर्ट म्यूजिशियन थे। एंड वहाँ से ही जब इनको इनकी जो आप एक तरीके से बोलोगे प्रसिद्धि जो है या फिर जो इनका जो टैलेंट था उस टैलेंट के बारे में अकबर को पता चला, तब फिर अकबर ने इनको बुलाया एंड वहाँ पर उसने क्या दिया, मियाँ का टाइटल दिया। ठीक है, तो मियाँ का टाइटल जो था वो अकबर ने ऐड किया था, ना कि तानसेन। तानसेन वो पहले से ही थे, मियाँ का टाइटल उन्होंने बाद में ऐड किया। सो और अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस पर क्या है, एक आर्टिकल, अगर हम जैसे हम एनालाइज कर रहे थे तो जो करंट अफेयर्स का अगर आप देखोगे तो इस पर एक आर्टिकल आया था, लेजेंड ऑफ तानसेन। ठीक है, तो इस तरीके का आर्टिकल आया था द हिंदू में मार्च में, ओके, मार्च 2018। ठीक है, मार्च 2018 में एक आर्टिकल आया था एंड उस पर ही ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं डायरेक्टली। ओके, इसीलिए आपको बोला जाता है कि रेगुलरली पेपर पढ़िए। ठीक है, प्लस तानसेन कंपोज द ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, दिस इज करेक्ट। तानसेन कंपोज सॉन्ग एंड पैटर्न, करेक्ट। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रग, करेक्ट। अब ये तो ये चीज़ें हो गई, ये कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है, कि राम तनु नाम था, ये सब चीज़ें हो गई। अब जब इनका नाम अगर आपको पता, नाम नहीं भी पता है तो आपको, अगर आपको इंटेलिजेंटली गेस भी करना है इसका कि इसमें आपको ITU करना है कि यूज़ ऑफ IT इसमें सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस इसमें यूज़ ऑफ IT हो सकता है। कैसे, देखिए तानसेन है, अकबर की जो इमेज है वो सेकुलर इमेज है, तो ऐसा नहीं है कि अगर तानसेन वहाँ पर रहे होंगे तो उन्होंने केवल मुस्लिम्स जो है, ठीक है, या फिर जो आपका मुगल्स हैं केवल उन्हीं पे ही फोकस किया होगा। इसके अलावा भी जैसे इवन जो अकबर थे, अकबर की अकबर की जो वाइफ थी वो कौन थी आपकी, जोधाबाई। ठीक है, ऑब्वियसली आई नो कि डिबेटेड है कि हाँ वो, लेकिन अगर यूपी टूरिज्म की अगर आप साइड देखोगे वहाँ पे जोधाबाई को एज अ अकबर वाइफ ही क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, उनका जो टेक्स्ट है वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, तो एक्सेप्ट किया गया तो हम उसी के साथ जाएंगे जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, डजन मैटर ऑन दैट सेंस। ओके, अगर एक बार किसी ने स्टैंड ले लिया, अगर दो डिबेटेड चीज़ें हैं उस पर अगर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड ले लिया तो हम फिर पर्टिकुलर स्टैंड के साथ में जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो सेकुलर था तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पे भी किया होगा। ठीक है, प्लस तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑफ हिज पेट्रॉन्स, किया ही होगा, अकबर पे कुछ किया होगा। इसके अलावा जो आपका रामचंद्र थे जो थे, ठीक है, रामचंद्र ऑफ रेवा, ठीक है, जहाँ से जिसके बाद में ट्रांसफ़र हुए वो कहाँ पर, अकबर के पास में। फिर अकबर ने नवरत्न में इन्हें इंक्लूड कर लिया था। एक नवरत्न कौन थे आपके, बीरबल भी थे उसमें से। ठीक है, तो तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पेट्रॉन, ये क्वाइट पॉसिबल। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज, ऑब्वियसली इतना बड़ा सिंगर है तो उसने बहुत सारे जो है राग्स वो हैं वो आपको इन्वेंट किए ही होंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव टू चूज आउट ऑफ 4 कि कौन सा नॉट करेक्ट है, देन यू हैव टू गो विद द A पार्ट फर्स्टली। ओके, now moving to the next question. Next question is about who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to the album or the individual portrait। तो अगर हम इमेज देखेंगे सो ये, ठीक है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज। ओके, एंड ये है जो आपका जहांगीर के टाइम की है। ठीक है, ये जहांगीर के टाइम की फेमस है एंड जहांगीर के टाइम पे ये पोर्ट्रेट इमेज जो है वो आपको स्टार्ट हो गई थी। एंड इस टाइम पे इसकी जो ये था कि जो आपके मार्जिन्स थे वो मार्जिन्स भी क्या थे, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे। ठीक है, एंड जहांगीर इज़ खुद भी अपना जो जहांगीर था वो क्या था आपका, पेंटर था। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर और नेचुरलिस्टिक था। ठीक है, जो भी फोकस था वो था नेचुरलिस्टिक। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको इमेज की बात कर रहा है। एंड इसी टाइम पे अगर आप ये भी देख लो तो वो जो रानी अशोक वाली जो इमेज थी जो हम देख रहे थे वो ये है, रानी अशोक वाला जो स्कल्पचर है वो ये है, ये आपकी क्वींस हैं सारी। ठीक है, ये क्वींस हैं आपकी एंड इस तरीके से ये इमेज मिली है जहाँ पे आपको रानी अशोक जो है वो मेंशन है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट कहाँ पर आ गया, तो आंसर क्या हो गया आपका, जहांगीर हो गया। अकबर के टाइम पे अगर आप देखोगे तो तस्वीर खाना एक इस्टेब्लिश हुआ था जहाँ पर जो पेंटर्स थे उनको आते थे वो लोग और वो आपको पेंटिंग करते थे, उनको सैलरी वगैरह भी मिलती थी। जहांगीर के टाइम पे आप जाओगे तो नेचुरलिस्टिक उस पर फोकस था। ठीक है, और अगर आप शाहजहाँ के टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे आर्टिफिशियल उस पर फोकस मूव हो गया था। ओके, आर्टिफिशियल यानी कि गोल्ड, यूज़ ऑफ गोल्ड और इन सब चीज़ों पे क्या हो गया था, फोकस मूव हो गया था। ठीक है, तो ये आपको चीज़ होगी, हुमायूं के पास टाइम ही नहीं था इतना कि वो किसी भी तरीके से या तो आर्किटेक्चर पे या उस पर फोकस कर पाए। इवन जो आपको अकबर के टाइम के पहले जो आपको पेंटर का जो स्टाइल था, जो थीम था वो क्या था आपका, पॉपुलर आर्ट। एंड पॉपुलर आर्ट का मतलब क्या होता है,
कि जो फोकस है वो आपका कहाँ पर है, पब्लिक पे, पब्लिक में जो चीज़ें चल रही हैं या बाहर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर। इसको चेंज करके अकबर ने क्या कर दिया, कोर्ट आर्ट पे, यानी कि जो एम्परर है उसी के जो एक्टिविटीज़ हैं उसी पे ही क्या था, पूरा फोकस होगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी कि कोर्ट आर्ट में अगर कभी ऐसा भी आ जाए कि पॉपुलर आर्ट से कोर्ट आर्ट में किस मुगल पीरियड में ट्रांसफर हुआ था, तो आंसर क्या होगा फिर आपका, अकबर। नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है। या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें किस में स्टार्ट हुई थी, तो फिर आपको आंसर क्या लिखना है, शाहजहाँ। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इज नॉट आर क्वेश्चन, सो अगर आप देखोगे 19 में नहीं है, एक क्वेश्चन और है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। एंड क्वेश्चन नंबर अगर आप 21 देख रहे हो तो इसमें भी अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑफ द करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो, अगर हम क्या इसमें आईटी यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट सी द क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड। ओके, प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड हुए न्यू वर्ल्ड में एंड इंट्रोड्यूस हुए ओल्ड वर्ल्ड में। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं। एंड अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा भी स्टडी किया है, आपको पता है कि वहाँ पे वूल एंड कॉटन जो था वहाँ पर ऑलरेडी था, एंशिएंट सिस्टम में भी था वहाँ पर। एंड दैट वाज कि वो ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर से इंडिया में आया, वो इंडिया में ऑलरेडी था। तो अगर इंडिया में ऑलरेडी था तो जहाँ जहाँ पे भी कॉटन है सबसे पहले आप उसको रिमूव करिए। ठीक है, तो दो को आपके ऑप्शन वैसे भी चले गए। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि ये डोमेस्टिकेटेड न्यू वर्ल्ड में किया गया, ये उस टाइम पर भी था। ठीक है, अब इसके साथ में आपको पता है कि वीट वगैरह जो था ये भी ऑलरेडी ओल्ड वर्ल्ड में जो था वो डोमेस्टिकेटेड था, तो ये भी आंसर चला गया। तो आंसर क्या हो गया, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। एंड अगर हम न्यू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वैसे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं। एंड कैश क्रॉप अगर देखोगे आप, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। और आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए। ठीक है, सो दिस वॉज द 2019 डिस्कशन। विल कम विद द 2018, 2017, 2015, 14, 13, 12, 11। ठीक है, जितने भी डिस्कशन हो पाएंगे ताकि आपको मेजर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती जाए। सो दिस इज व्हाट ऑल द डिस्कशन ऑफ। एंड टू कमेंट, और मेरे को बताओ आपकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर्स बताइए। एंड प्लस ऑल्सो टेल मी कि कहाँ पर आपको किस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और चाहिए, ताकि हम उस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपके सामने आपको दे पाएँ, ताकि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में और विद एंड दैट शुड बी वेरी क्रिस्प। एंड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको कोशिश की जाएगी। देयर विल बी अ एफर्ट टू गिव यू द क्रिस्प, लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। ओके, so just do comment. Okay, thank you, stay safe, stay healthy.